गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम बात कर रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। और अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट भी उसी वीडियो में हो गया था। अभी बात करेंगे जो आगे 5 का बी है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, इसमें क्या है आपका, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है। तो हमें क्या करना है, पहले तो समीकरण लिखनी है और उसके बाद में, ठीक है ना, उसको संतुलित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं ध्यान से कैसे उसको हम करेंगे। तो नॉर्मल आपको क्या करना है, इसमें आपका है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये मैग्नीशियम हो गया और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। होगा क्या, यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है और खुद इसके स्थान पे आ जाएगा। यानी कि आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा MgCl2 बन गया और प्लस बन जाएगा आपका भाई H2, ठीक है। Mg के साथ 2Cl क्यों आए, अगर किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो उसका कारण ये होता है कि Mg की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की 1 है। और जब सूत्र निर्माण होता है तो संयोजकताएं ऊपर की ऐसे क्रॉस में, ठीक है ना, चली जाती है एक दूसरे के नीचे। तो एक तो हम लिखते ही नहीं है, तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, इसी वजह से इसके साथ 2 परमाणु जुड़ेंगे क्लोरीन के, ठीक है। अब बैलेंस करने के बाद तो क्लोरीन के आप देख रहे हैं 2 हैं और हाइड्रोजन के भी यहाँ पे 2 हैं, तो 2 से ऐसे गुणा कर देंगे और आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और रही बात शब्द में ऐसे लिखना, तो आप शब्द समीकरण में ऐसे लिखना, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, और फिर उसको, ठीक है ना, ऐसे जैसे मैंने बताया आपको रासायनिक रूप में, ऐसे आप इसको लिख देंगे। इसके बाद में फिर बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए उसको भी आगे जो सी है वो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या करता है, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है भाई, Al प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है आपका H2SO4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरो का निशान लगाइए, देखिए क्या बनेगा, एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और SO4 के साथ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, SO4 की संयोजकता है, इनके SO4 के ऊपर कितना होता है -2, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना होता है +3। तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा यहाँ पे Al2 और SO4 का बन जाएगा आपका होल थ्राइस, प्लस आपको पता है क्या बाहर जाना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला जाएगा। और रही बात फिर बाद में इसको संतुलित करने की, तो इसको संतुलित करना बड़ा सिंपल काम है। देखो एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दियो, ठीक है, एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा। SO4 के नीचे कितना लिखा हुआ है 3, तो भाई 3 से गुणा यहाँ कर दो। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, यहाँ कितने हैं 2, तो 3 दूनी 6। ये आपका इक्वेशन बन गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको भी लगे हाथ ले लेते हैं। देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो लोहे के साथ क्रिया करता है। ये तो रहा लोहा, ठीक है, और ये रहा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक। तो क्या करना है, Fe, इसको यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा और ऐसे बन जाएगा FeCl2, ठीक है भाई। ये FeCl2 हो गया और प्लस ऐसे ही फिर H2। क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही देखो Cl के 2 हैं, Fe के 2, तो यहाँ 2HCl लगा के और इक्वेशन हो जाएगी आपकी बैलेंस। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपको शब्दों में इसका आंसर समझा दूंगा सारे क्वेश्चंस का, आप चाहे, ठीक है ना, लेकिन आपको बोर्ड में तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल जो है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। देखिए बात ऐसी है, जो आश्रित जल होता है ना वो एक प्योर होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। और जो शुद्ध है वो फिर अपने आयनों में नहीं टूटता, ठीक है, यानी कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो उनमें डिकम्पोज नहीं होगा, यानी कि जिनसे मिलके बना है। जबकि जो वर्षा का जल होता है, वर्षा के जल में आप लोगों ने सुना होगा, उसमें क्या होता है, उसमें अम्ल मिले रहते हैं, ठीक है ना। अब उसमें अम्ल मिले, जैसे आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो अम्ल क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। और जब आयनों में टूटेंगे, ठीक है ना, जब वहाँ पे आयन बनेंगे, तो बहने के लिए करंट को बहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयनों की। वर्षा के जल में आयन है तो वर्षा के जल में करंट आसानी से बह जाएगा, इसी वजह से वर्षा का जल जो होता है वो चालक होता है। जबकि जो आसुत जल है, चूंकि उसमें आयन बन ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसलिए वो विद्युत का चालक नहीं होता। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में क्या पूछा उसने,
ये पूछा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। देखिए ऐसी है बात, जहाँ जल नहीं होगा वहाँ अम्ल आयनों में नहीं टूटेगा, यानी कि वहाँ पे प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा, H+ नहीं देगा। और जहाँ H+ नहीं देगा, जो H+ नहीं देता वो अम्लीय नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन, जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं, वो नहीं देता, यानी कि प्रोटॉन मुक्त नहीं करेगा, जिस वजह से उसका जो व्यवहार है वो अम्लीय नहीं होता है। आप क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। 9 5 विलियन है, ABCDE, ठीक है भाई, ABCDE। उसके बाद में इनके pH देख लीजिए एक बार फटाफट, कितने हैं, 4 है, 1 है, 11 है, 7 है और 9 है। याद रखिए 4, 1, 11, 7 और 9। तो मैं आपको इन्हें pH स्केल पे समझाता हूँ, आपको वहाँ पे ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई बच्चों, इसके बाद ध्यान से देखना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक pH स्केल बना लेते हैं। ऐसे एक पूरी सी लाइन खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खींच गई। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे होता है 0 और इधर हो जाएगा आपका 14, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में देखिए ध्यान से, इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस प्रकार से हमने इनको आप खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एज का कितना है, 4। तो देखिए 4 कहाँ है, 1 2 3 4, ये तो रखा आपका ए। उसके बाद में बी का है 1, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका बी। उसके बाद में सी का कितना है, सी का है 11। देखिए ध्यान से, 7 8 9 10 11, ये रखा है यहाँ पे आपका सी। उसके बाद में डी का है 7, तो भाई ये आ गया आपका डी। और एक बचा आपका ई का है 9। देखिए ध्यान से, कहाँ है, 7 8 9, ये यहाँ पे आ गया आपका ई। क्लियर हो गया। अब देखो ये बताना है कि कौन अम्लीय है कौन अक्षारीय है, ठीक है, ये बताना। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो, जो जितना 0 के पास होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा, जो जितना 0 के पास होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा, और जो जितना 14 के पास होगा वो उतना अधिक अक्षारीय होगा। अब आप देखते देखते समझ जाएंगे फटाफट। 0 के पास कौन है, बी, तो बी भाई ज़्यादा अम्लीय है। 14 के पास जाइए, ठीक है ना, 14 के पास कौन पड़ रहा है, सी, तो सी ज़्यादा क्षारीय है। जो 7 होता है, जो बिल्कुल बीच में है, वो होता है उदासीन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में पूछा कि दुर्बल अम्ल कौन है, तो देखो ये तो प्रबल अम्ल हो गया बी, और दुर्बल अम्ल आपका कौन सा बचा, ए भाई, ये हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल, बी हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल, और सी हो जाएगा आपका प्रबल अक्षार, और ई हो जाएगा आपका दुर्बल अक्षार। तो ये कहानी थी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। चलिए अब इसके बाद में फिर जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँचेंगे, देखते हैं भाई ध्यान से। इसके बाद में फिर आ जाते हैं लौट के। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, कौन सा है भाई, 10 है। देखो ध्यान से, 10 में क्या पूछा, प्रकनली ए और बी के में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक में HCl मिला रहे हैं और दूसरे में एसिटिक अम्ल मिला रहे हैं। तो इसने पूछा कि किस प्रकनली में अधिक तेजी से बदबूदाहट होगी और क्यों। देखो इसका तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो HCl होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल, ठीक है, और जो आपका एसिटिक एसिड है वो है आपका दुर्बल, यानी कि कमजोर। तो जो प्रबल होगा वहाँ तेजी से क्रिया होगी, यानी कि तेजी से क्रिया किस में होगी, आपकी ए वाली में तेजी से क्रिया हो जाएगी, और बी वाली में धीरे धीरे होगी, क्योंकि वो कमजोर है, ठीक है ना। ये आपको पता लग गया। कारण क्या, क्योंकि किस प्रणाली में होगी, तो ए में। क्यों, क्योंकि HCl क्रिया कर रहा है, प्योर HCl। क्यों, क्योंकि HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, जबकि एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। इसके बाद में बात करते हैं, फिर देखिए ध्यान से आगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 11। ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, और दही बनने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। देखिए बात ऐसी है, जब दूध से दही बनती है ना, तो दही में होता है लैक्टिक एसिड, और जिस चीज़ में एसिड बनेगा उसका pH क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी कि वो 0 की तरफ बढ़ेगा। 7 पे उदासीन होता है, ठीक है, दूध कितना है, 6, फिर उसमें दही बनेगी, यानी कि खट्टा होता चला जाएगा। तो जो चीज़ जितनी खट्टी होती चली जाएगी उसका pH उतना ही कम होता चला जाएगा। तो pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, pH का मान कम हो जाएगा। ये इसका आपका आंसर है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक गवाला जो है वो ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिला देता है और इसका पीएच जो मान है वो बदल के क्षारीय क्यों बनाता है? क्योंकि वो क्षारीय इसलिए बनाता है उसको कि अगर उसका पीएच मान कम हो जाएगा तो कम होने पे दूध खट्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बन जाएगा और जब खट्टा हो जाएगा तो क्या होगा, आप जानते हैं ना, दूध का नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं जिससे वो क्षारीय बना रहता है। और फिर जब कोई चीज़ क्षारीय बन गई है तो उससे क्या, एसिडिक बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो यही क्या होगा कि दही बनने में भी अधिक समय लगेगा। क्लियर होगी बात? आगे क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ये बड़ा सिंपल सा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन, है ना, यानी कि ऐसे बर्तनों में क्यों रखा जाता है जिसमें नमी ना हो? देखो इसका कारण ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, वो नमी के साथ क्रिया कर लेता है और जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और 1/2 H2O, ये इसका यानी कि हाफ मॉलिक्यूल होता है, सेमी मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, हाइड्रेट का मॉलिक्यूल होता है। और फिर क्या करता है, उसमें क्या होना है आपका, H2O ऐड हो जाएगा। अगर उसमें नमी का मतलब H2O यानी कि पानी, अगर वो ऐड हो गया तो फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो POP है वो उससे क्रिया करके, जल से क्रिया करके या यूँ कहिए कि नमी से क्रिया करके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जिप्सम में कन्वर्ट ना हो इसी वजह से हम उसको ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें उसको नमी ना मिले। क्लियर होगी बात? उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करता है तो वहाँ पे लवण और जल का निर्माण होता है। यानी कि अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू क्या बनेगा, लवण और जल। और जब ये बन जाएगा यानी कि लवण और जल बन जाएंगे, ठीक है ना, तो वो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। और इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ऊष्मा बाहर आती है, ठीक है भाई। और रही बात उदाहरण की, आप उदाहरण 2 उदाहरण पूछ रखे हैं तो आप सिंपल इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है, कि एक तो ले ली HCl, ठीक है, ये तो क्या हो गया अम्ल प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लीजिए NaOH, ये हो गया आपका क्षार। तो क्या देखो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, यहाँ से चला गया NaCl, यानी कि आपका लवण यहाँ से बाहर चला गया NaCl, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका H2O यानी कि जल। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद में फिर बात कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन की, यानी कि दूसरा उदाहरण देना है तो फिर कोई आप दूसरा अम्ल ले लीजिए, जैसे ये ले लीजिए H2SO4, ठीक है। तो फिर दूसरा ही भैया आपको अक्षार लेना है तो ये ले लीजिए MgOH का होल ट्वाइस, ये O है भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा, देखिए यहाँ से बाहर चला जाएगा आपका MgSO4 प्लस H2O, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा दूसरा। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी समझ विकसित होगी उतना ही ज़्यादा आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। एंड आई होप जितनी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे उतने अच्छे आप मार्क गेन करेंगे। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो भी बता दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा, इसी प्रकार से पूरा उसको सोल्व करा दूंगा। और जो आपके टॉपिक हैं, यानी कि जो आपके चैप्टर में जो टॉपिक है अंदर, मैं उनको बोर्ड पे समझाता हुआ नजर आऊँगा किसी भी वीडियो में। जल्दी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।